स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक विज्ञान की दुनिया कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 रेशे फाइबर्स। क्या आप विभिन्न ऋतुओं में तथा मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न कपड़े पहनते हैं? आप देखते हैं कि मौसम एक समान नहीं रहता, यह दिनों के साथ बदलता रहता है। कभी मौसम गर्म होता है, कभी यह ठंडा होता है। ऐसे मौसम में हमें सूती या ऊनी कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है। परंतु क्या आप कभी सोचते हैं कि जब वस्त्र नहीं थे तो लोग कैसे रहते थे? पहला शीर्षक है वस्त्रों का आरंभ, बिगनिंग ऑफ क्लोथिंग। प्राचीन लोग कपड़ों से अनभिज्ञ अनजान थे। वे ज्यादातर उन क्षेत्रों में रहते थे जहां मौसम गर्म होता था और कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती थी। आग की खोज के बाद मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तों, पेड़ की छाल और पशुओं की खाल का प्रयोग करता था। ठंडे क्षेत्रों में लोग स्वयं को गर्म रखने के लिए पशुओं, जंतुओं के फर पहनते थे। नवपाषाण युग के मानव ने कृषि की खोज की, तब वह कई फसलें उगाने लगा, जैसे मक्का, वनस्पति, कपास, जूट आदि। परंतु पहिए की खोज के बाद पहिए का उपयोग सूत काटने में भी किया गया, जिससे कपड़े बनाए गए। एक बार बुनाई सीखने के बाद मनुष्य ने कपड़े बनाने के लिए रुई अर्थात कपास तथा ऊन का प्रयोग किया। मनुष्य ने गांव में अथवा सामुदायिक जीवन में बसना शुरू कर दिया तथा उसने कपड़ा भी कटाई और सिलाई के बाद पहनने शुरू कर दिए। आप इस अध्याय में पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों तथा उनसे कपड़ा कैसे बनाया जाता है के विषय में सीखेंगे। अगला शीर्षक है रेशे के प्रकार, काइंड्स ऑफ फाइबर्स। वस्त्रों के रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक तथा दूसरा है कृत्रिम रेशे। पहला है प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर्स, जो रेशे पशुओं के बालों, रेशम कीट के कोकून तथा पौधों के बीज, पत्ते और तने के रेशों से बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। कपास, ऊन, सिल्क जिसे रेशम भी कहते हैं, सन तथा जूट प्राकृतिक रेशे हैं जो कि वस्त्र बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ऊन अधिकांशतः भेड़, ऊंट, अंगोरा बकरी तथा मैरीना भेड़ से मिलती है। भेड़ की ऊन वर्ष में एक बार उतारी जाती है। भेड़ों से ऊन बसंत ऋतु या गर्मियों में उतारी जाती है, जहाँ की जलवायु गर्म होती है। वहाँ वर्षा में 2 बार भेड़ के शरीर से ऊन काटी जाती है। कपास के पौधे से प्राप्त होती है। कपास मुख्यतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में पैदा होती है। कपास के पौधे का फल एक हरे रंग की छोटी सी गेंद के आकार का होता है तथा कपास की बॉल कहलाता है। इसके अंदर बहुत से बीज कपास के रेशों के ढके होते हैं। परिपक्व होने पर कपास की बॉल फूटकर खुल जाती है, तब इसके कपास को इकट्ठा किया जाता है। हमारे द्वारा बीजों से कपास अर्थात रुई को अलग करना आसान नहीं होता है।
कपास को निकालने के लिए स्टील के बड़े कंघों का प्रयोग किया जाता है जो गिन कहलाते हैं। इस प्रकार बीजों से कपास के रेशों को निकालने की क्रिया गिनिंग कहलाती है। इसके बाद रेशों के धुनने वाली मशीन से धुनकर कपास के धागे बनाए जाते हैं तथा इनका प्रयोग सूती वस्त्र बनाने में किया जाता है। सिल्क रेशम। रेशम सबसे पुराना टेक्सटाइल धागा है। इसका आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। इसके पश्चात इसका आविष्कार जापान एवं भारत में हुआ। ये जाड़ों में गर्म व गर्मियों में ठंडा होता है। रेशम का अधिकांशतः उपयोग साड़ी एवं स्कार्फ बनाने में किया जाता है। रेशम को रेशम के कीड़ों द्वारा प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। इनमें शुद्ध रेशम के कपड़े तैयार किए जाते हैं जो महंगे होते हैं। सन पटुआ। सन के रेशे सन के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। सन के पौधे दोमट मिट्टी में अच्छी तरह पैदा होते हैं। सन के रेशों का प्रयोग रस्सी, जाल, कालीन, कपड़ा और कागज के उत्पादन में किया जाता है। अगला शीर्षक है जूट। संसार में कपास के पश्चात जूट की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन का पौधा लगभग 8-10 फीट लंबा होता है। इसके फूलों का रंग पीला होता है। मुख्यतः इसकी फसल डेल्टा के किनारे पर जैसे गंगा तथा ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के किनारे पर होती है। जूट की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इसकी पैदावार भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होती है। जूट की कटाई करने के बाद इसके पौधे के तनों को कुछ दिनों के लिए पानी में भिगो देते हैं। फिर हाथों से इनके तंतुओं को तनों से अलग करते हैं। इसके तंतुओं की लंबाई लगभग 6 फीट से 8 फीट तक होती है। ये धागे बहुत मजबूत होते हैं। इसके धागों से अधिकांशतः थैले, बोरे, गलीचे तथा रस्सी आदि बनाते हैं। जूट का रेशा अधिक खुरदरा होने के कारण इससे बने वस्त्रों की सतह भी अधिक असमतल होती है। इसी प्रकार नारियल के रेशे भी बहुत खुरदरे होते हैं। इसी कारण इनकी कताई भी नहीं हो पाती है। यही कारण है कि नारियल के रेशों से पायदान, रस्सी व गलीचे बनाए जाते हैं। अगला शीर्षक है कृत्रिम रेशे, सिंथेटिक फाइबर्स। ये रेशे रासायनिक पदार्थों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये पेड़ों या जानवरों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें अनेक प्रकार के कृत्रिम धागों के रूप में प्राप्त करते हैं जिन्हें हम रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन तथा टेरिलीन के नामों से जानते हैं। कृत्रिम धागों से बने वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक चलते हैं तथा सिकुड़ते भी नहीं हैं। ये वस्त्र गर्मियों में गर्म तथा जाड़ों में ठंडे रहते हैं। ये पसीना भी नहीं सोखते हैं। अगला शीर्षक है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इतना दृढ़ होता है कि इस पर क्रीज नहीं बनती। अगर बनती भी है तो सरलता से समाप्त नहीं होती। यह औसतन से उच्च ताप पर पिघल सकता है। यह विशेष प्रकार के भारों में बनाया जाता है जिनमें तकियों में प्रयोग होने वाले फाइबर मिल तथा घरेलू सामग्री शामिल हैं। पॉलिएस्टर से काते गए धागे दृढ़ अलौकिक रूप से पहने जाने वाले होते हैं।
अगला शीर्षक है नायलन। नायलन दूसरे सभी रेशों की तुलना में अधिक मजबूत तथा हल्का है। यह लचीला और उछलने वाला तथा ऊष्मा जमाव के लिए उत्तरदायी है। नायलन रेशे चिकने, अंग अवशोषण तथा जल्दी सूखने वाले होते हैं। नायलन उच्च तापमान पर पिघल जाता है। इन वस्त्रों पर यदि इस्त्री यानी कि प्रेस करना आवश्यक है तो विपरीत दिशा में कम ताप की इस्त्री करें। अगला शीर्षक है विभिन्न प्रकार के रेशों से बने कपड़ों की जांच। चेकिंग ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स मेड बाय डिफरेंट फाइबर्स। किसी दर्जी की दुकान पर जाकर विभिन्न प्रकार की कतरनें जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिएस्टर, रेयान तथा नायलॉन आदि को इकट्ठा करके लाइए। फिर उनका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि सूती एवं ऊनी रेयान तथा नायलॉन की अपेक्षा कम चिकने होते हैं। अगला शीर्षक है रेशों से वस्त्र बनाने की क्रिया। प्रोसेसेस ऑफ वीविंग क्लोथ्स फ्रॉम फाइबर्स। रेशे से वस्त्र बनाने की अनेक क्रियाएं हैं। इनमें से हम आपको 2 विधियों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। पहला है बुनाई वीविंग, दूसरा है बंधाई निटिंग। बुनाई वीविंग। इस विधि में हम धागों के 2 सेटों को लेते हैं जो एक दूसरे से आपस में बिनते चले जाते हैं। इस बिनने की क्रिया को हम निम्नलिखित प्रकार भी दर्शा सकते हैं। आप 2 रंग के लाल व पीले धागे लीजिए। लाल धागों को लंबवत लीजिए तथा पीले धागों को पिरोइए। इस प्रकार आप देखेंगे कि वस्त्र तैयार हो गया। बुनाई 2 प्रकार की मशीनों से होती है। पहला है पावर लूम और दूसरा है हथकरघा। पहला पावर लूम। कुछ करघे बिजली द्वारा संचालित होते हैं। इनमें वस्त्र बनाए जाते हैं। दूसरा हथकरघा। इससे हाथों द्वारा धागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। इसके धागे बहुत पतले होते हैं। इस प्रकार वस्त्रों की बुनाई हथकरघों द्वारा की जाती है। अगला है बंधाई निटिंग। यह एक विशेष प्रकार की बुनाई है। इसमें एक धागे का प्रयोग किया जाता है। आपने अपनी मम्मी को स्वेटर बुनते देखा होगा। वह ऊन के एक धागे से स्वेटर बुनती है। इस प्रकार की बुनाई को बंधाई कहते हैं। यह बंधाई मशीनों द्वारा भी की जाती है। होजरी के स्वेटर मशीनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। स्वेटर तथा जर्सी आदि भी अधिकांश मशीनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। दी गई गतिविधि आपको स्वयं करनी है। अब हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें। सूती कपड़े गर्मियों में अधिक आरामदायक होते हैं। कपड़े हमें गर्मी, सर्दी तथा धूल से बचाते हैं। रेशे प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। कपास के रेशे कपास के पौधों में बीजों से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम रेशे रासायनिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। बंधाई एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है। अब हम करेंगे अभ्यास। प्रश्न क निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, कपास को निकालने के लिए स्टील के बड़े कंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? बॉल, प्राकृतिक कंघे, गिन, बंधाई। सही उत्तर है गिन। दूसरा प्रश्न, ऊन प्राप्त होती है खेतों से, फैक्ट्री से, जूट से, भेड़ों से। सही उत्तर है भेड़ों से। तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक धागे बनते हैं कपास से, नायलॉन से, तांबा से, प्लास्टिक से। सही उत्तर है कपास से। चौथा प्रश्न, रेशम का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ
भारत में, चीन में, जापान में, अमेरिका में? सही उत्तर है चीन में। पांचवा प्रश्न, सभी रेशमों की तुलना में अधिक मजबूत तथा हल्का है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क, ऊन? सही उत्तर है नायलॉन। अब हम करेंगे प्रश्न ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, कपास कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है। दूसरा, कपास के पौधे का फल कपास की बॉल कहलाता है। तीसरा, सन के रेशे पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। चौथा, पॉलिएस्टर उच्च तापमान पर पिघल जाता है। पांचवा, पटसन का पौधा लगभग 8 से 10 फीट लंबा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न ग, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, मफलर मोजे केवल हाथों से तैयार किए जाते हैं। गलत। दूसरा, जूट की खेती वर्षा ऋतु में तैयार की जाती है। सही। तीसरा, ऊन को रेशमी कीड़े से प्राप्त किया जाता है। गलत। चौथा, भेड़ की ऊन वर्ष में कई बार उतारी जाती है। गलत। पांचवा, बीजों से कपास के रेशों को निकालने की क्रिया ग्रेनिंग कहलाती है। सही। तो ये थे आपके उत्तर। अब दिए गए बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।